हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पैनेसी में। तो ये देखिए कक्षा 11 का भूगोल है, पाठ 6, जिसका नाम है भू आकृति प्रक्रियाएं। तो इस पाठ से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैं करा रहा हूँ। दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं सारे, तो उसी में देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में ही आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर छोटा इसे कर देता कि अपक्षय किसे कहते हैं तो आपको छोटे में बताता, तो ये आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो आप लोग नोट करते हुए चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। पहला प्रश्न है कि अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपसे इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिएगा अपक्षय, तो उत्तर उसका लिखेंगे मिट्टी का टूट फूट कर अपने मूल स्थान पर पड़ा रहना ही क्या अपक्षय कहलाता है, क्या अपक्षय कहलाता है। अब आप लिखेंगे अपक्षय के प्रकार, तो उत्तर आप लिखेंगे अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। अब आप भौतिक अपक्षय के बारे में लिखेंगे। जब आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछेगा तो आपको पूरा फुल लिखना पड़ेगा। भौतिक अपक्षय, भौतिक क्रियाओं के कारण मिट्टी का टूट फूट करके अपने मूल स्थान पर पड़ा रहना ही क्या कहलाता है, भौतिक अपक्षय कहलाता है। भौतिक अपक्षय प्रमुख कारक क्या हैं, तापमान, पाला, वर्षा, हवा, कोहरा आदि हैं। उदाहरण आप दे देंगे तो एग्जामिनर जो होगा खुश हो जाएगा, आपको अच्छा भी नंबर देगा। अगला है आपका रासायनिक अपक्षय। इसमें लिखेंगे जब रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप मिट्टियों टूट फूट कर अपने मूल स्थान पर पड़ी रहती हैं तो उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इनमें ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण तथा जलयोजन तथा घोलीकरण की प्रक्रिया होती हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, चूना मिट्टी का जल के साथ क्रिया करना। तो इस प्रकार से आपका ये भी पॉइंट खत्म हो गया। लास्ट है आपका जैविक अपक्षय किसे कहते हैं, क्या जैविक अपक्षय। इसमें आप लिखेंगे जब जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के कारण मिट्टी टूट फूट करके अपने मूल स्थान पर पड़ी रहती है तो उसे जैविक अपक्षय कहते हैं। जैसे चूहों द्वारा मिट्टी का तोड़ना, वनस्पति के जड़ों द्वारा मिट्टी का तोड़ना इत्यादि। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न का उत्तर यहाँ जाकर कंप्लीट होता है दीर्घोत्तरीय का। देखिए जब आप कक्षा 11 में ही प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कक्षा 12 में है आपको बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कक्षा 11 में जो होगा आपके टीचर ही आपके प्रश्न को बनाते हैं, समझ रहे हैं। तो जब आपका पहले से अभ्यास रहेगा तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। अगला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें मृदा निर्माण को लिखते हुए मृदा निर्माण के कारकों का क्या वर्णन कीजिए। तो इसमें आप उत्तर लिखिएगा, आप पौधों को मिट्टी में ये देखिए आपके भाव के ऊपर ये प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। उत्तर आप लिखिए, आप पौधों को मिट्टी में बढ़ते हुए देखते हैं, आप मैदान में खेलते हैं और मृदा के संपर्क में आते हैं, आप मृदा को छूते हैं, इसका अनुभव करते हैं और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है, क्या आप बता सकते हैं। अब यहाँ से जाकर आपका सटीक उत्तर आपका शुरू होगा। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा जब भी आपको दीर्घ उत्तर में आप प्रश्न आपसे पूछेगा। अब आप लिखिएगा, मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार भूमि का वह ऊपरी परत है जिसमें अपनी उत्पादन क्षमता होती है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत रूप से क्या चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय का क्या है, परिणाम है। इसके नीचे आप हेडिंग डाल दीजिए मृदा निर्माण के कारक। अब यहाँ पर आप लिखेंगे मृदा निर्माण के 5 कारक होते हैं। पहला कौन कौन सा है, इसमें है जो है मूल पदार्थ यानी शैलें, दूसरा है स्थलाकृति, तीसरा आप लिखेंगे जलवायु, चौथा है जैविक क्रियाएं, पांचवा जो है समय। इसके बाद लिखिएगा वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्य करते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। इसमें लिखिए पहला जलवायु। जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें हेडिंग डालिए मूल पदार्थ या सेल। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल सेल कोई भी स्वस्थानीय या लाए गए निक्षेप हो सकती हैं। मिट्टियों का मूल सेलों में विशेष संबंध होता है। अगला आप इसी में लिखिएगा स्थलाकृति या उच्चावच। इसमें आप लिखेंगे मूल सेलों की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के अनाच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती हैं तथा स्थलाकृति छिछली, सपाट या उच्च क्षेत्रों में मोटी पाई जाती हैं। क्या मोटी पाई जाती हैं।
अगला आपका इसी में है जैविक क्रियाएं। ये जो देखिए आप पॉइंट लिखे हैं, उन्हीं पॉइंटों को मैं विस्तृत में लिखा रहा हूँ। जैविक क्रियाएं वनस्पति, आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं, मृदा में जैव पदार्थ, नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित ह्यूमस प्रदान करती है। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के नियोजन में सहायक होते हैं। अब इसमें आप लिखिएगा भू आकृति प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, यह आपका अगला प्रश्न है, इसको आप प्रश्न नोट करिएगा। भू आकृति प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित तथा बाहिर्जनित बलों के द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास के परिवर्तन को भू आकृति प्रक्रियाएं कहते हैं। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगला आप इसी में नोट कर लीजिए कि पटल विरूपण किसे कहते हैं। क्या पटल विरूपण किसे कहते हैं? उत्तर आप लिखिएगा वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत क्या आती हैं। अगला प्रश्न आप नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपर्दन और निक्षेपण किसे कहते हैं? यानी अपर्दन और निक्षेपण में अंतर आपसे इसी तरह से भी प्रश्न पूछता है, बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो अपर्दन के अंतर्गत सेलें टूट फूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। यह अपर्दन जल, वायु, हिमनद तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। अब आप नोट करिए कि निक्षेपण क्या चीज है। निक्षेपण जो है अपर्दन का परिणाम है, जो शैल या मिट्टियां नदी, पवन, हिमनद आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर छोड़ दी जाती हैं, उसे निक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका भूस्खलन किसे कहते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब किसी कारण से पर्वतीय चट्टानें टूट करके नीचे की ओर गिरने लगती हैं, जिसको हम क्या भूस्खलन कहते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका पाठ कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर मदद मिली होगी। इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।